नमस्कार, मैं प्रोफेसर कौशल पवार, मानविकी विद्यापीठ, संस्कृत अनुशासन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। आप सभी का संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण, जिसकी कोड संख्या है BSKC 102 का चयन करने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार और शुभकामनाएं। प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे रामायणकालीन समाज और संस्कृति की। इससे पहले कि मैं आपसे रामायणकालीन समाज और संस्कृति के ऊपर बात करूं, आपने देखा होगा जब हम लोग टीवी पे रामायण को देखते हैं और जब हम पुस्तकों में रामायण को देखते हैं, आपने ज़रूर 7वीं और 8वीं कक्षा में रामायण पढ़ा होगा। अब जब हम इस पर बात करते हैं कि जो रामायण का जो समय था, उस वक्त का समाज कैसा था और रामायण में वर्णित संस्कृति कैसी थी, इस पर हम आज आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, जिसे आदि काव्य माना जाता है, महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो रामायण है आदि काव्य कहा जाता है और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसके पीछे का एक जब हम बात करते हैं वह यह है कि जब व्याध के बाण के द्वारा बिंधे हुए क्रोंच के लिए क्रोंच करुण विलाप ऋषि के कान में प्रवेश किया, महर्षि के कान में प्रवेश किया, तो महर्षि वाल्मीकि के मुख से अकस्मात एक श्लोक निकल पड़ा। वह श्लोक क्या था? बहुत प्रसिद्ध, जो बाद में आदि काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जहाँ पूरे साहित्य की, संस्कृत साहित्य में रामायण को एक उपजीव्य काव्य कहा गया। बहुत सारे ग्रंथों को इस रामायण के आधार पर रचा गया। वह श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वगम शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादे एकम वद काम मोहितम। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तुमने एक क्रोंच के जोड़े में से एक क्रोंच जो काम में मोहित था, उसको बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के मार डाला, इसलिए तुम सदा के लिए अप्रतिष्ठा को प्राप्त हो। महर्षि वाल्मीकि के मुख से क्रोंच पक्षी को तड़पते हुए देखकर ये श्लोक अकस्मात निकला। महर्षि वाल्मीकि की इस कल्याणमयी वाणी को सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि से रामायण को लिखने के लिए कहा। महर्षि वाल्मीकि की रचना जो अनुष्टुप छंद में मानी गई, उसके प्रवर्तक एक तरह से अनुष्टुप छंद के महर्षि वाल्मीकि इस श्लोक के माध्यम से बने, जो मैंने अभी आपके सामने श्लोक किया, मानिषाद प्रतिष्ठान त्वगम शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनादे एक वदि काम मोहितम। रामायण में 7 कांड है और 24,000 श्लोक हैं, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। अनुष्टुप छंद के प्रवर्तक महर्षि वाल्मीकि इसी श्लोक के माध्यम से कहलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक 1000 श्लोक का जो पहला अक्षर है वो गायत्री मंत्र के अक्षर से प्रारंभ होता है। रामायण का एक एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है, इसलिए रामायण को काव्य का बीज कहा गया है। रामायण के महात्म्य के विषय में भगवान व्यास ने भी अनेक पुराणों में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का वर्णन किया है। रामायण के सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहे गए हैं भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहे गए हैं, वह 4 के 4 पुरुषार्थ इस रामायण के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। फ्रांस के जो आलोचक हैं फ्लाउबेर, वो मानते हैं कि वाल्मीकि की रामायण महनीय काल के लिए जिस आदर्श को काव्य गोष्ठी के रूप में प्रस्तुत किया, वाल्मीकि के इस काव्य में सुचारू रूप से अपनी अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। सभ्यता किसे कहते हैं, इस विषय में शब्द सागर कोश में जो बताया गया है, जो सभ्य होने का भाव है वही सभ्यता है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की वह अवस्था जिसमें लोगों का आचार व्यवहार बहुत शुद्धकर हो, अच्छा हो चुका हो, शिक्षित, सुशिक्षित, सज्जन होने की अवस्था को ही सभ्यता कहा गया। किसी भी युग के सामाजिक जीवन या व्यवहार को ही संस्कृति कहते हैं। उसका रहन सहन संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार से जो रामायणकालीन सभ्यता और संस्कृति है, उसमें जो राम का चरित्र है, राम राज्य की जो अवधारणा है, व्यवस्था है,
राम राज्य की में जो नारी की स्थिति है, राम राज्य की जो मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, राम राज्य में जो न्याय की अवधारणा है, इन सारे विषयों का समावेश रामायण में मिलता है। इसलिए छात्रों, आज हम बात करते हैं जो रामायणकालीन संस्कृति है। रामायणकालीन संस्कृति के विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। रामायणकालीन जो संस्कृति थी उसका आखिर महत्व क्या था? रामायण में जो संस्कृति दी गई है उसमें जो रामायण की संस्कृति का जो प्रचार हिंदू धर्म के एक तरह से व्याख्याताओं का भी परिविषय रहा है। हमारे साहित्य में से लेकर आपने लोक में भी सुना होगा राम राज्य की अवधारणा। राम राज्य की अवधारणा इसलिए ही अस्तित्व में आती है क्योंकि राम के राज्य को बहुत सुखकर और बहुत न्यायपरक तमाम चीज़ों को देखते हुए, रहन सहन चरित्र को देखते हुए राम राज्य की बहुत विराट रूप राम के चरित्र का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हमारे साहित्य में ऐसे लेख, ग्रंथ और काव्य विरले ही मिलते हैं जिनमें राम की स्तुति, उनके अलौकिक चरित्र का, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्रण न किया गया। रामायण के आदर्शों को गुणगान करने वाला गंभीर भाषण लेख भी आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं, किंतु आज के व्यवहारिक जगत में हम अधिक रस किसी व्यक्ति के लौकिक मूल्यांकन में लेने लगे हैं। किसी का श्रद्धाजन्य जो हमारी आंतरिक अभिरुचि है वह सिर्फ श्रद्धाजन्य होने से ही आंतरिक अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति रुचि के माध्यम से ही किसी कल्पना करना अभिरुचि को नहीं जगा पाता। राम राज्य या कहें कि रामायणकालीन जो भारतीय समाज है उसको एक तरह से स्वर्ण युग कहा गया, परंतु उसका मात्र विशेषणों में वर्णन ही नहीं है, प्रशस्ति गान में ही जिज्ञासा तृप्त नहीं होती, बल्कि हमें उस युग में जो रामायणकालीन जो संस्कृति है, उस युग की जो रामायणकालीन संस्कृति है वह क्या है, उनके रीति रिवाज क्या है, उनके रामायण के कालीन समय में नगरों की व्यवस्था कैसी थी, प्रासादों, भवन, आश्रम कैसे थे, किन किन उपकरणों का निर्माण किया था, राजा और प्रजा द्वारा किन किन कला कौशलों का अनुशीलन किया जाता था, इन सब का वर्णन भी हमें रामायणकालीन संस्कृति में देखने को मिलता है। साहित्य और विज्ञान की स्थिति क्या थी? उन दिनों संस्कृत लोक भाषा थी अथवा मात्र साहित्यिक भाषा थी? शिक्षा का स्वरूप क्या था और उसका विस्तार कितना था? कौन कौन से धार्मिक कर्मकांड प्रचलित थे? जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण क्या था? धर्म और नैतिकता के आदर्श क्या थे? यदि इन प्रश्नों के समाधान के लिए आदि काव्य का सांस्कृतिक विश्लेषण किया जाए तो हमें एक रोचक रूप में स्वर्था नवीन इस कथा के माध्यम से स्वर्था नवीन और रोचक रूप उपस्थित होता है। ऐसे वस्तुगत या तथ्याश्रित अध्ययन ने भारत के पारंपरिक सांस्कृतिक गौरव पर भी जैसा प्रकाश पड़ा या डाला, अतिशयोक्तिपूर्ण परिस्थितियों की तुलना में कहीं अधिक ज्ञानवर्धक और प्रभाव उत्पादक सिद्ध होता है। आज के तर्कप्रिय मानव को भी ऐसे सांस्कृतिक चित्रणों में अविश्वास का अनुभव नहीं होगा। संस्कृत भाषा का पठन पाठन कम हो जाने से देश में राम कथा के आदि स्रोत वाल्मीकि रामायण का भी प्रचलन कम हुआ और उसके स्थान प्रादेशिक भाषाओं के रामायणों ने ले लिया। मैं छात्रों आपको बताना चाहूँगी कि जो रामायण थी, मूल रामायण, जिसको आदि कवि, आदि काव्य कहा गया, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण थी, उसके बाद बहुत सारे संस्करणों का सृजन रामायण को आधार बनाकर, उसी रामायण को आधार बनाकर एक तरह से किया गया। बहुत सारी रामायण हमारे सामने दिखाई देती हैं। मतलब स्थान के आधार पर, प्रादेशिक भाषाओं के आधार में भी हमें रामायण का प्रचलन आज हमें दिखाई देता है। बहुत सारी रामायण की रचना हो चुकी है। इन रामायणों का लोकमानस पर चाहे कितना भी प्रभाव क्यों ना हो, राम राज्य की जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गवेषणा थी उनका महत्व नगण्य एक तरह से इसमें मिलता है। उस युग के मौलिक सांस्कृतिक तथ्यों के सर्वाधिक प्रमाणिक परिज्ञान के लिए हमें वाल्मीकि का रामायण का ही सहारा लेना पड़ता है। भले ही आज कितनी भी स्थान प्रादेशिक भाषाओं के रामायणों ने ले लिया हो, लेकिन जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, उस युग की संस्कृति को देखने के लिए, उस युग के समाज को देखने के लिए आपको महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को ही पढ़ना पड़ता है। जो
राम राज्य की जो परंपराएं हैं, लोक श्रुतियाँ हैं, उनके आधार पर भी हम रामायण के समाज की संस्कृति का विश्लेषण करते हैं और एक तरह से उस समय के सांस्कृतिक महत्व को भी हम एक तरह से आलोचना करते हुए भी निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं कि राम राज्य एक ऐसा राज्य था जहाँ न केवल प्रजा बल्कि पशु पक्षी, आसपास का क्षेत्र, सीमाएं बहुत ज़्यादा सुखी, संपन्न, न्यायप्रिय और सब सर्वाधिक अधिकारों से निपुण थी। भारत के सांस्कृतिक परंपराओं को समझने के लिए रामायण और महाभारत में परिस्थितियों से जो उनकी जो परिस्थितियां हैं उससे सुपरिचित होना अति आवश्यक है ताकि हम भारत के सांस्कृतिक परंपराओं को समझ सकें। जो प्राचीन सभ्यता है और जो संस्कृति है, संस्कृति का राजनीतिक और सामाजिक जीवन का जैसा संजीव चित्रण उस वाल्मीकि रामायण में मिलता है वह कहीं भी दूसरी रामायणों में आपको प्राप्त नहीं होता है। प्राचीन जो एक तरह से जो मस्तिष्क और उर्वर था, प्राचीन मनुष्य का मस्तिष्क जो उर्वर रहा और प्रतिक्षण जागरूक था, उदात्त विचारोत्तेजक सिद्धांतों की नव सृष्टि हुई। उन्होंने भाषा में, संगीत में और एक तरह से कला के माध्यम से जो अभिव्यक्ति रामायण में मिलती है वह अन्यत्र दूसरी जगह पर दुर्लभ है। इसलिए रामायण कालीन संस्कृति में उस समाज का अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले वर्णन करना चाहेंगे कि जो वहाँ रामायण कालीन संस्कृति में जो स्त्री थी, जो नारी थी, उस समाज में नारी का स्थान कैसा था। हम सब जानते हैं कि दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनकी चारों की पत्नियां, और फिर उसमें जो राम की जो पत्नी थी सीता, उसका चरित्र, इन तमाम, चाहे राम की माता हो, चाहे राम की जो सह माता हैं, एक तरह से जो उनके जो 3 जो दूसरी पत्नियां हैं दशरथ की, वो जो राम की जो पत्नियां, राम की जो माताएं हैं, उनके माध्यम से भी हम उनका स्थान कैसा था समाज के अंदर। रामायणकालीन समय में उस स्थिति को, खासकर नारी की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उस तात्कालीन समाज का सांस्कृतिक बनावट और सामाजिक बनावट देखने के लिए हमें स्त्रियों की महत्ता कैसी थी उस वक्त की, उसको देखने के लिए हमें रामायण को समझने की ज़रूरत है। हालांकि नारी की स्थिति किसी भी समाज की सभ्यता का सच्चा मापदंड होती है, अर्थात जिस समाज में नारी को उचित स्थान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, बराबरी का अधिकार दिया जाता है, समानता परक, न्याय परक अधिकारों के तहत जहाँ नारी को स्थान दिया गया हो, वही सभ्यता उच्च कोटि की कही जाती है। ये मापदंड एक तरह से हमारे बने हुए हैं। रामायण कालीन नारी के सांस्कृतिक स्वरूप को जानने के लिए वाल्मीकि ने बहुत सारी प्रचुर सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत की है। संस्कृत के साहित्य शास्त्र की भाषा में नारियां ही आदि काव्य का प्रमुख आलंबन है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए हमने कहा कि मैंने शुरू में ही आपके बताते हुए ये कहा कि जो रामायण है वह एक उपजीव्य काव्य है, अर्थात रामायण से को आधार मानकर बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ बाद में रचे गए। उन साहित्यिक ग्रंथों में साहित्य शास्त्र की भाषा में भी नारियां ही इस आदि काव्य का प्रमुख आलंबन है। वे ही इनके कथानक की गति प्रदान करती हैं और उनका चरम विकास भी करती हैं। रामायण में कई प्रधान और आनुषंगिक नारी पात्रों के विशुद्ध चित्रण अंकित हैं, गुण और दुर्गुण दोनों तरह की, जिनकी महत्ता और दुर्लभता हमारे सम्मुख नारी संस्कृति का एक मिला जुला रूप रामायण में उपस्थित हमें दिखाई देता है। रामायण में नारी का चरित्र चित्रण इतना संजीव, इतना प्रमुख है कि वह उसे एक पुरुष प्रधान काव्य के स्थान पर हम अगर कहें कि नारी प्रधान काव्य है, वह भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। प्रिय छात्रों, रामायण में नारी की स्थिति का कई दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है, जैसे कन्यात्व के रूप में, पत्नीत्व के रूप में, मातृत्व के रूप में। उनके जीवन के प्रमुख अंग रहे हैं, यानी कि बेटी जब पैदा होती है फिर वह पत्नी बनती है और फिर माँ बनती है। इन तीनों दृष्टिकोणों के माध्यम से नारी की स्थिति का, खासकर उस तत्कालीन स्थिति का एक तरह से
वर्णन हम कर सकते हैं। समाज में उनकी स्थिति का विश्लेषण इन 3 दृष्टियों से करना अच्छा होता है। अगर हम उत्तरकांड में देखें तो बहुत सारे ऐसे स्थल आपको दिखाई देंगे, स्थान ऐसे दिखाई देंगे जहाँ जब कन्या को अपने विवाह करने की भी छूट हमें संस्कृति खासकर रामायण में हमें दिखाई देती है, यानी कि अपना वर चुनने का अधिकार नारी को उस वक्त हमें रामायणकालीन समाज में दिखाई देते हैं। चाहे वो भरत का विवाह हो, चाहे लक्ष्मण का विवाह हो, चाहे राम का विवाह हो, चाहे शत्रुघ्न का हो। हम सब जानते हैं कि उस वक्त जो स्वयंवर स्वयं का वर चुनने की स्वतंत्रता हमें सबसे पहले रामायण में ही एक तरह से दिखाई देती है। अगर हम इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो दूसरी ओर यदि हम परिवार में कन्या की स्थिति और उसके प्रति किए जाने वाले व्यवहार को, जानकी आपने शब्द जब आप रामायण टीवी में देखते हैं तो वहाँ जानकी शब्द का प्रयोग हमें मिलता है, जो राजा जनक की बेटी थी जानकी। पहले ये एक तरह से परंपरा भी थी कि पुत्री का नाम एक तरह से उसके पिता के आधार पर तो होता ही था, उस क्षेत्र के आधार पर भी वह जानी जाती थी। इसको आप ऐसे समझेंगे कि जैसे कैकई, दशरथ की जो पत्नी थी कैकई, क्योंकि वह कैकई प्रदेश से थी इसलिए उसका नाम कैकई कहलाया। ठीक उसी तरह जो जानकी कही गई क्योंकि राजा जनक उसके पिता थे, इसलिए सीता का पहला नाम जानकी है। सीता बाद में शब्द प्रयोग किया गया। उससे पहले जब रामायण के पहले भाग को देखते हैं, जब राम और सीता का विवाह होता है उसके बाद सीता कही गई है। उससे पहले जब वो जनक के दरबार में थी और स्वयंवर द्वारा विवाहित होकर अयोध्या नहीं पहुंची, तब तक वह जनक की ही पुत्री कहलाई, यानी कि जानकी ही कहा गया। इसलिए कहा गया कि अगर हम इसका अध्ययन इस दृष्टिकोण से भी करें, इसकी समीक्षा अगर हम करें तो हमें ये मानना होगा कि कन्याओं में यानी बेटियों में किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का द्रोह या किसी प्रकार की घृणा, यानी कि बेटे और बेटी का जो फ़र्क है, जो भेद है, वो आपको रामायण में नहीं दिखाई देगा। और इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि कन्या का जन्म हो जाने के बाद उसका लालन पालन मनयोग से किया जाता था और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उदारता बरती जाती थी। इसलिए जब हम रामायणकालीन समाज में नारी की स्थिति को देखते हैं तो इस दृष्टिकोण से भी नारी की स्थिति का हम वर्णन करते हैं। रामायण के मुख्य पात्र जो स्त्रियां हैं उनकी समीक्षा से भी ये स्पष्ट होता है कि विवाह से पूर्व अपने घर में जो समुचित अधिकार, जो समुचित शिक्षा मिलती थी, सभी धार्मिक कृत्यों में अकेले, और उसके बाद अगर पत्नी अगर विवाहित स्त्री है तो जब भी पति कोई यज्ञ करता था सारे के सारे धार्मिक कृत्य अपने पति के साथ मिलकर बिना पत्नी के वह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था। यानी कि स्त्री की महत्ता इस दृष्टिकोण से भी हमें पता चलती है। हमें समीक्षा अगर जब हम करते हैं तो ये पता चलता है कि धार्मिक कृत्यों में अकेले या पति के साथ सम्मिलित होना पड़ता था, यह उसकी महत्ता को दिखाता है। आप ये देखिए कि अगर आपने रामायण को पढ़ा होगा या आपने टीवी पर भी रामायण को देखा होगा, जब राजा राम जब यज्ञ करते हैं तो स्वर्ण की प्रतिमा, सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाते हैं और उसको अपने बगल में स्थान देकर वह राष्ट्र यज्ञ करते हैं। यानी कि बिना पत्नी के वह यज्ञ नहीं कर सकते थे। इससे उस समाज में स्त्रियों का क्या स्थान था, उसकी क्या महत्ता थी, यह हमें पता चलती है। बहुत एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी वाल्मीकि रामायण में हमें इससे संबंधित मिलता है, जिसमें राम जब राजस्व यज्ञ करते हैं और वन से सीता के हरण के बाद रावण को मारने के बाद जब अयोध्या आते हैं और अयोध्या में फिर उसके बाद उनकी पत्नी का जो वनवास हो जाता है तो राम दूसरा विवाह नहीं करते। अर्थात रामायणकालीन समाज की एक सबसे बड़ी जो महत्ता है वह यह एक पत्नी वर्ता होना। यानी कि उस वक्त खासकर राम के चरित्र को जब हम देखते हैं तो एक पत्नी विवाह वो रखते हैं, यानी कि सीता से उनका विवाह हो जाता है और सीता को ही अपनी पत्नी मानते हैं, वो दोबारा दूसरा विवाह नहीं करते। कन्याओं को व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा भी उस वक्त हमें दिखती है। अगर हम समीक्षा करते हैं रामायण की, पत्नी विषय कर्तव्य हों, उनको सुचारू रूप से बोध एक तरह से उस तत्कालीन समय में किया जाता था। सीता जैसे राम के साथ वन जाती है, हालांकि जो
जो 14 वर्ष का वनवास है वह सीता के लिए नहीं था, वो राम के लिए था। लेकिन सीता ने राम के साथ वन चलने का आग्रह किया और उससे ज्ञात होता है कि हमें सीता ने को अपने माता पिता से पत्नी कर्तव्यों की समुचित शिक्षा हमें इसमें मिलती हुई दिखाई देती है। आगे जब हम राजकुमारियों को राजधर्म की शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ जितनी भी राजकुमारियाँ का वर्णन रामायण में मिलता है तो राजकुमारियों को राजधर्म की शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे वे अपने राजकीय जो पद था सच्ची सहयोगिनी बन सके, ऐसी शिक्षा भी रामायण में हमें मिलती है। युवराज की पत्नी होने के कारण जो राजधर्म की जानकार थी, कई कन्याओं को संगीत में, नृत्य में, ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। यानी रामायणकालीन समाज का जब हम अध्ययन करते हैं तो नारी को, स्त्री को कला की, संगीत की, नृत्य की, राजधर्म की शिक्षाएं, समुचित शिक्षाओं का प्रबंध हमें दिखाई देता है। अगर हम कैकेयी का वर्णन करें, कैकेयी का भी उदाहरण लें तो जब देवासुर संग्राम होता है तो दशरथ युद्ध करने के लिए जाता है तो कैकेयी को अपने पति के साथ जाना यह सिद्ध करता है कि स्त्री सैन्य शिक्षा में भी उस समय में वंचित नहीं थी। अपने कुमार्य काल में भी कन्याएं पर्दे जैसी प्रथा का, अनौपचारिकता के बंधन से मुक्त रहती थी। यानी कि जो सैन्य शिक्षा लेती थी तो वहाँ पर्दा प्रथा उस तरीके की हमें दिखाई नहीं देती। नगर के उद्यानों में वे आभूषणों से सज्जित होकर सायंकाल के समय क्रीड़ा करने के लिए जाया करते थे। यानी औपचारिक बंधन जो बाद के समय में या बाद के साहित्य में हमें दिखाई देते हैं, वह रामायणकालीन समाज में हमें दिखाई नहीं देते। विवाह होने के बाद जो पितृगृह से पतिगृह आने वाली जो कन्या थी, वह एक तरह से एक ऐसे उच्च पुत्र वधू के पद को प्राप्त करती थी जो एक तरह से बहुत स्नेह से सिंचा हुआ संबंध होता था। रामायण में सास ससुर का संबंध, पुत्र और वधू के बीच जो स्नेह संबंध, हमें स्नेह सिक्त संबंध दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल एकमात्र उदाहरण हमारे सामने आते हैं। दशरथ और कौशल्या का अपनी जो उनकी पुत्र वधू थी सीता, उसके प्रति जिस तरीके का मतलब निश्चल स्नेह हमें दिखाई देता है, वह रामायणकालीन उस समाज का एक तरह से प्रतिबिंबित हमारे सामने दिखाई देता है। पति के प्रति जो व्यवहार का प्रश्न है, वाल्मीकि ने पत्नी को एकांतिक निष्ठा और सेवा भावना को ही बार बार रामायण में दिखाया है। पति ही पत्नी की एकमात्र शरण है, उसके बिना वह जीवित रहने में भी समर्थ नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया कि पत्नी के एकांतिक निष्ठा और सेवा भावना जो अपने पति के प्रति हो, उसका एक तरह से वर्णन हमें उस समय में तत्कालीन समाज में दिखाई देता है। तत्कालीन समाज में पत्नी से कठोर अनुशासन और आत्म त्याग की अपेक्षा भी कहीं ना कहीं रामायण में झलकती हुई दिखाई देती है। उसे पति के गुणों को आँखों से सर्वथा ओझल करके निस्वार्थ सेवा करनी होती है, उसमें से निस्वार्थ सेवा उसको करनी चाहिए। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, उत्तम जो स्वभाव वाली पत्नियां हैं वह श्रेष्ठ देवता के समान मानी गई है। सीता ने भी इसी दृष्टिकोण को सर्वदा स्वीकार किया है। अब हम आते हैं रामायणकालीन संस्कृति में आचार व्यवहार कैसा था। यानी कि रामायण के समय के समाज को समझने के लिए संस्कृति में जो आचार विचार, जो लोक में प्रचलित आचार विचार हैं, वह संस्कृति का ज्ञापक होता है। लोक में प्रचलित आचार व्यवहार ही किसी भी समाज की संस्कृति का ज्ञापक माना गया है। रामायणकालीन समाज भारतीय संस्कृति में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी भी कसौटी पर परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। नैतिक नियमों और धर्म सा आचार विचार का तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में विशेष महत्व था। उस समय में दैनिक जाप, मानव व्यवहार की सरलता, मधुरता, विनम्रता, इस पर विशेष बल दिया जाता था। श्रेष्ठता, मधुरता, ऊंचा शिष्टाचार, मधुर व्यवहार, ये सुसंस्कृत व्यक्ति के मानदंड थे। सामाजिक शिष्टाचार में अतिथि सत्कार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रामायणकालीन संस्कृति में जो शिक्षा है, रामायणकालीन संस्कृति में न्याय और शासन की सुचारू व्यवस्था के कारण शैक्षणिक और बौद्धिक क्रिया का धर्मोत्कर्ष हमें देखने को मिलता है। विद्या अध्ययन पर केवल ब्राह्मणों का ही एक अधिकार नहीं था,
अपितु समस्त द्विज इसके अधिकारी थे। द्विज छात्रों जानते, द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 3 वर्णों को द्विज कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि का यह कथन जो एकदम सार्थक मालूम जान पड़ता है कि महाराजा दशरथ के राज्य में ऐसा हो ही नहीं सकता जो नास्तिक हो, असत्यभाषी हो, शास्त्रों से अनभिज्ञ हो। यानी कि उस वक्त की रामायणकालीन संस्कृति में जो शिक्षा थी, विद्यालयों के जो महान पोषक थे, राम शिक्षा और विद्यालयों के महान पोषक माने गए। वहाँ पर सैकड़ों छात्र और विद्वजन उनके राज्य में निवास करते थे और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। रामायणकालीन शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत यह था कि वास्तविक रूप से किसी भी व्यक्ति का सभ्य, सुशिक्षित और सुसंस्कृत होना उसके शिक्षा दीक्षा पर इतना निर्भर नहीं करता था जितना कि उसके जो जन्मगत जो संस्कार थे, स्वभाव थे, उस पर वह निर्भर करता था। महर्षि वाल्मीकि का जो चिंतन था वह गर्भधान संस्कार से लेकर तमाम जितने भी हमारे यहाँ संस्कार कहे गए हैं, उन संस्कारों के माध्यम से शिक्षा देना भी एक बड़ा आदर्श एक तरह से था। अब हम बात करते हैं कि रामायणकालीन संस्कृति में विज्ञान की जो अवधारणा है, विज्ञान का भी रामायणकालीन में बहुत बौद्धिक प्रवृत्तियाँ रामायणकालीन समय में हमें दिखाई देती है। खगोल शास्त्र का पर्याप्त अनुशीलन हमें रामायण में दिखाई देता है। दिन, मास और वर्ष, लोगों की वैज्ञानिक जानकारी मिल चुकी थी लोगों को, ऐसा हमें मिलता है। जैसे राम का जो राज्याभिषेक है वो गुरुवार के दिन हुआ, यानी कि दिनों और मास और वर्ष का बंटवारा एक तरह से रामायणकालीन समय में हमें दिखाई देता है। ऐसे ही जो लंका से अयोध्या लौटते हुए राम ने जो पंचमी तिथि को महर्षि भारद्वाज के दर्शन किए, तो यानी कि पंचमी तिथि, ये तिथियां, मास और वर्ष, ये हमें एक तरह से विज्ञान की तरफ, खगोल शास्त्र का जो पर्याप्त जो एक तरह से अनुशीलन है वह हमें रामायणकालीन विज्ञान में दिखाई देता है। चिकित्सा का अत्यंत उन्नत उस वक्त की संस्कृति हमें दिखाई देती है। रामायण में आयुर्वेद जनक धन्वंतरी हम जानते हैं। त्रिदोष, जिसको वात, पित्त और कफ कहा जाता है, इसका उल्लेख भी रामायण में मिलता है। अयोध्या नगरी नगरी पूरी वैद्यों से निपुण थी, यानी कि उस वक्त की चिकित्सा पद्धति इतनी संपूर्ण थी, इतनी सक्षम थी कि वहाँ पर वैद्यों के द्वारा उपचार किया जाता था, जो एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से राजा लोग वैद्यों के साथ जो व्यवहार करते थे, इससे भी उस वक्त की उन्नत स्थिति का, खासकर विज्ञान की उन्नत स्थिति का हमें पता चलता है। ये छात्रों हमने आपके सामने रखा कि जो रामायणकालीन संस्कृति है, उस रामायणकालीन संस्कृति जिसको रामायण में आदि काव्य कहा गया और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहलाए, इसमें जो नारी का जो रामायणकालीन संस्कृति और में नारी का स्थान, उस वक्त की जो शिक्षा थी, उस वक्त का जो विज्ञान था, उस वक्त की राज्य व्यवस्था थी, इन सब विषयों के माध्यम से हम रामायणकालीन समय के समाज की सांस्कृतिक स्थितियों को हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। उस वक्त का समाज कितना संपन्न था, कितना समृद्ध था, कितना शक्तिशाली था, ये रामायण का पठन पाठन करने से हम दिखाई देते हैं, हमें पता चलता है। प्रिय छात्रों, आज हमने आपके सामने चर्चा की रामायणकालीन समाज और संस्कृति की। आशा करती हूँ कि आप राम के राज्य, जो राम राज्य जिसको कहा जाता, उस राम के राज्य में समाज कैसा था, शिक्षा की स्थिति कैसी थी, विज्ञान कैसा था, चिकित्सा कैसी थी, सांस्कृतिक अनुभव कैसे थे, ये सारे के सारे पद्धतियाँ, इन पद्धतियों के माध्यम से रामायणकालीन समाज और उस वक्त की संस्कृति का अध्ययन आपने किया। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा। इससे आपको रामायण के समय की तत्कालीन समाज को समझने की जानकारी आपको जरूर उपलब्ध होगी। इन शब्दों के साथ आगे हम फिर रामायण पर बात करेंगे, विस्तार से आपके सामने और चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।